oogenesis is the process of production of ovum. क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और ये कहाँ पर होगी? It occurs in each ovary. दोनों ओवरीज में ये प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस भी? oogenesis की प्रोसेस। जो oogenesis की प्रोसेस है ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसमें एक तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दूसरा क्या होना भी, इसी प्रोसेस से फीमेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट आगे जाके फर्टिलाइज करेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। एक मैं पढ़ाऊंगा आपको oogenesis, ठीक है, दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर फॉलिक्यूलोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग है। oogenesis और फॉलिक्यूलोजेनेसिस दोनों प्रोसेस अलग अलग है। दोनों प्रोसेस कैसे अलग अलग है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और यहाँ पर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। सारे बच्चों को ये चीजें तो समझ में आ गई कि oogenesis का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओवम है और यहाँ पर मतलब है फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। बट किसी को ये समझ नहीं आया होगा कि फॉलिकल वर्ड जो है वो किसके लिए पर्टिकुलरली यूज किया गया है। जो फॉलिकल वर्ड है वो हमने यूज करा है यहाँ पर oocyte प्लस किसके लिए? ग्रैन्युलोसा सेल के, ग्रैन्युलोसा सेल। अब फॉलिकल को समझा तो हमें दो चीजें और नहीं मिल गई, oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल। तो बच्चों को ये पता नहीं होगा कि oocyte क्या है और ग्रैन्युलोसा सेल क्या है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं कि oogenesis अगर मैं शुरुआत करूं तो मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ ओवम। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बेटा किससे हो रही थी? मेल जर्म सेल से हो रही थी। और मेल जर्म सेल का नाम क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, ये था। ऐसे ही यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होंगे? फीमेल जर्म सेल होंगे। वो फीमेल जर्म सेल कौन से होंगे? oogonia। क्या होंगे? oogonia। oogonia को हमने क्या बोला भाई? फीमेल जर्म सेल, जो किसके अंदर होंगे? ओवरी के अंदर होंगे। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा खेल है। जैसे आपने सिंपल प्रोसेस ये पढ़ी थी कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, वो किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर है। जैसे ही प्यूबर्टी गेन करी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्दर बना लिया क्या? स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है ये बात? अब अगर मैं बात करता हूँ फीमेल में, तो फीमेल में जब फीटस फीमेल है, फीमेल फीटस है, ठीक है, जब एम्ब्रॉय डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो फीटस में कन्वर्ट हुआ। जो फीटस फीमेल है उसमें ओवरी डेवलप हो चुकी होंगी। उसी दौरान ओवरी में बहुत सारे क्या बन चुके होते हैं? बहुत सारे ओगोनियम्स बन चुके होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स बन चुके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ओगोनियम बन चुके होते हैं। कितने? लगभग 1 से 2 मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, या जिन्हें हम कहते हैं oogonia oocytes, वो डेवलप हो चुके होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने oogenesis प्रोसेस को पढ़ना है तो आपको एक बार जाना पड़ेगा सीधा का सीधा इम्प्लांटेशन पे। इम्प्लांटेशन हुआ, एम्ब्रॉय जो है वो कन्वर्ट हुआ फीटस में। जो फीटस है अगर वो फीमेल है तो उसमें ओवरी डेवलप हुई होंगी। ओवरी में पहले से ही प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बन चुके होंगे? वो 1 से 2 मिलियन। कितने? 1 से 2 मिलियन। क्लियर है? फिर जैसे जैसे फीटस का बर्थ होगा, इस स्टेज पर आकर बर्थ हो गया, बर्थ के बाद उसकी एक एज आई होगी जो कि चाइल्डहुड एज होगी। चाइल्डहुड एज के बाद उसकी एक एज आई होगी जो कि प्यूबर्टी होगी। क्या होगी? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वाली एज पर आकर यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जहाँ पर ओवम प्रोडक्शन शुरू होता है। तो जितने भी ये प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डेवलप होते रहते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं किसपे? प्यूबर्टी वाली स्टेज पे, ठीक है। इस स्टेज पर हम प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से? प्राइमरी oocytes बोल रहा हूँ। ये प्राइमरी oocyte है, प्लॉइडीज की भी 2n है। अब बात ध्यान से समझना, मैंने बोला मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल में ग्रोथ हुई, माइटोसिस हुई, क्या बने? बहुत सारे प्राइमरी oocytes मिले, ठीक है। प्राइमरी oocytes आर 1 and 2 मिलियन, ठीक है, इन ईच ओवरी। अगर मैं बात करता हूँ जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है
तो ये प्राइमरी oocyte जो होते हैं ना, इनका नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका नंबर कितना हो जाता है, कम हो जाता है। मिलियन से लेके ये हजारों में रह जाते हैं। मिलियन से ये कहाँ पहुंच जाते हैं, 60 से 80 हज़ार पे। क्लियर है? मैंने कहा फीटस में 1 से 2 मिलियन है, लेकिन आते आते प्यूबर्टी के स्टेज पर ये कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे 60 से 80 हज़ार। अब एक बात यहाँ पे समझने की है कि अगर मैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस पढ़ रहा हूँ, तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस में साथ के साथ क्या हो रहा होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि फीटस में प्राइमरी क्या होंगे, oocytes होंगे। ये प्राइमरी oocyte कुछ ऐसा होगा, देखो मान लो ये प्राइमरी oocyte, और यहाँ पर क्या है, इसके आसपास ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है किसके, प्राइमरी oocyte के पास। तो इसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी oocyte, और ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल। बात आई समझ में? अब देखो आपको थोड़ा सा ऐसा समझना है टॉपिक को कि यहाँ से फीमेल फीटस है, ओवोनियंस जो है वो फीमेल जर्म सेल है, इन्होंने माइटोसिस से डिवाइड होकर प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte में ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर अपने आसपास बनाई, तो क्या बन गया, फॉलिकल बन गया। क्योंकि मैंने कहा था oocyte प्लस ग्रेन्युलोसा सेल इज इक्वल्स टू क्या बन जाते हैं, फॉलिकल बन जाते हैं। तो ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है इतनी बात? और जैसे जैसे बर्थ आई, जैसे जैसे चाइल्डहुड आया, जैसे जैसे प्यूबर्टी आई, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी, इस टाइम पर आके ईच ओवरी में कितने प्राइमरी oocyte रह जाएंगे भाई, 60 to 80,000, 60 to 80 के बोल दिया मैंने, क्या रह जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना। तो मैंने बोला प्यूबर्टी के स्टेज पर, यहाँ प्यूबर्टी के स्टेज पर क्या रहेगा भाई, 60 से 80,000 के प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, ये जो प्राइमरी oocyte को कैरी कर रहे हैं, और आसपास क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है। प्राइमरी oocyte क्या है भाई, यानी oocyte क्या है, जो ओवोनियम से डेवलप हुआ है माइटोसिस से। क्लियर? ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या है, ये देखो, ये स्पेशलाइज्ड सेल है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हिच प्रोड्यूसेस फीमेल हार्मोन, which produces female hormone. Granulosa cells are the specialized cell which produces female hormone. आगे बात समझ, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब जैसे जैसे देखो मान लो प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी के स्टेज पर आकर मुझे प्राइमरी oocyte मिले कितने, 60 से 80 हज़ार। अब प्यूबर्टी के स्टेज पर आकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होनी है फीमेल में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेज की साइकिल होगी, वो 28 डेज भी हो सकते हैं, 30 डेज भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 1-2 डेज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है फीमेल पे, उसके हार्मोन्स पे। तो एक साइकिल होगी कुछ सर्टेन डेज की, और उसके बीच में यानी मिड डे पर, ठीक है, वो क्या निकलेगा, एक ओवम निकलेगा जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या बनाना होगा, एक ओवम बनाना होगा प्राइमरी oocyte से। तो यहाँ प्राइमरी oocyte बनता है प्यूबर्टी पे, और प्राइमरी फॉलिकल्स हमें ऐसे समझ में आते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसे होंगे, प्राइमरी oocyte को घेरे हुए प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना। फॉलिकल्स मतलब oocyte और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर। अब जैसे जैसे प्राइमरी oocyte मतलब कि जैसे जैसे प्यूबर्टी गेन करेगी, वैसे वैसे ये प्राइमरी oocyte डेवलप होगा, और क्या शो करेगा भाई, सेकेंडरी फॉलिकल बनना शो करेगा। यहाँ पर मियोसिस क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी, और ये क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बना सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर प्लॉइडी एंड हो जाएगी क्योंकि मियोसिस हो गया। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने ऊपर और लेयर ऑफ सेल चढ़ा देता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की और लेयर चढ़ा देता है। जब मोर एंड मोर लेयर चढ़ती है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। क्या कहलाएगा अब ये, सेकेंडरी फॉलिकल। ये फॉलिकल तो सेकेंडरी बन जाएगा, बट इसके अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है, और बाहर क्या हो गया, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये फॉलिकल डेवलप करेंगे, वैसे वैसे सेकेंडरी oocyte भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये प्राइमरी oocyte, मैंने क्या बोला, मियोसिस सेकंड से सेकेंडरी oocyte बनाएगा, तो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल है इनकी भी लेयरिंग बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है, और यहाँ पर छोटी सी पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, इसके ऊपर क्या है भाई, ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर और बढ़ गई। ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर और बढ़ गई।
और बढ़ गई तो हमने इसको बोला क्या, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जिसमें मोर ग्रेनुलोसा लेयर है, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर, और ये अब क्या कहला रहा है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte कहला रहा है। यहाँ तक बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको समझ में आ नहीं रहा है। सर ये जो प्रोसेस है साइमल्टेनियसली चल रही है, बिल्कुल, वेरी गुड। मान लो टर्शरी फॉलिकल बन चुका है, ये टर्शरी फॉलिकल जब मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो अपीयरेंस होगी वो बिल्कुल डिफरेंशिएटिव होगी। मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये टर्शरी फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। ये सेकेंडरी oocyte है, इसके आसपास क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, और इसके आसपास जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे वो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, ठीक है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स बहुत मात्रा में होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। मतलब थिक लेयर होगी ग्रेनुलोसा सेल्स की, क्लियर। मैंने बोला ऐसे करके इसके आसपास बहुत सारे क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसको एक मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा होगा। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे ज़ोना पेलियोसिडा, ठीक है। इस oocyte को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स, क्लियर है इतनी बात। इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। और एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसमें सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो एंड्रोजन्स वगैरह सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं, यानी फीमेल हार्मोन्स को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। अब आपको समझ में आया कि देखो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte था, उसके आसपास क्या बनना शुरू हुई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना शुरू हुई, ज़ेनोपेलियोसिडा लेयर बन गई, और ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन आ गई। वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, थीका इंटरना। क्या कहलाएगी, थीका इंटरना। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होगी जो क्या कहलाएगी, थीका एक्सटर्नल। क्या कहलाएगी, थीका एक्सटर्नल। इसको हमने बोला ये क्या है, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल। और इसका दूसरा नाम हमने क्या बोला, ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फॉलिकुलोजेनेसिस का या फिर oogenesis का। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब यहां से सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज हुआ तो ओवरी से भी रिलीज हो जाएगा साथ के साथ। जैसे ही ओवरी से रिलीज होगा तो जो फिम्ब्रे थे, फिम्ब्रे बताए थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो अपने टू एंड फ्रो मोशन से क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे किसको, सेकेंडरी oocyte। अब यही सेकेंडरी oocyte कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्प्यूला, एम्प्यूला जाएगा। तो देखो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बचे हुए सेल्स क्या बचेंगे, देखो ग्रेनुलोसा सेल्स बच जाएंगे, कुछ थीका एक्सटर्नल इंटरनल लेयर बच जाएगी। तो यहाँ पर एक रेजिडुअल बॉडी बना लेगा, और वो रेजिडुअल बॉडी कुछ इस तरीके से अपीयर होगी, जिसका नाम बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। दूसरा नाम होता है येलो बॉडी। और ये बॉडी क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है, ठीक है। देखो अभी ना मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन सी बॉडीज बन रही हैं, क्या क्या छोटा छोटा फंक्शन है, मेनली इनका क्या फंक्शन है, कब बनती है, क्यों बनती है, इनका फायदा क्या है, ये ना बने तो घाटा क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसकी बात में जब टीएस ऑफ टेस्टिस काट दिखाऊंगा तब आपको करूंगा, और थोड़ा सा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि फॉलिकल की डेवलपमेंट ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। साथ के साथ सेकेंडरी oocyte की कहानी अभी तक चल रही है। अभी सिर्फ सेकेंडरी oocyte बाहर निकाला गया एम्प्यूला पे, है ना। एम्प्यूला से कहां पहुंचा, वो इनफंडिबुलम से कहां पहुंचा, एम्प्यूला पहुंचा। अब सेकेंडरी oocyte में क्या है भाई, देखो म्योसिस फर्स्ट तो हो गई इसमें, अब सेकेंडरी oocyte में म्योसिस सेकंड होनी है ना, म्योसिस सेकंड। तो म्योसिस सेकंड जैसे ही होगी, यहाँ होगी म्योसिस सेकंड, और ये क्या बना लेगी, ओवम बनाएगी, और ओवम के साथ क्या बनाएगी, एक सेकेंडरी या फिर बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड क्या बनेगी, पोलर बॉडी। ये भी अनइक्वल डिवीजन होगी, एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी, वो डीजनरेट हो जाएगी, और एक बनेगा ओवम। ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा स्पर्म से, क्लियर है बात।
लेकिन ऐसा करने के लिए सेकेंडरी oocyte एक कंडीशन मांगता है। वो कंडीशन ये होती है, वो कहता है कि मैं सेकेंडरी oocyte हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे एक्टिवेशन मिले, मतलब कि एक्टिवेशन ऑफ द oocyte हो, तभी जाके मैं क्या करूँगा, ओवम प्रोड्यूस करूँगा। अभी जो एक्टिवेशन की कहानी है ये बड़ी मजेदार कहानी है। ये ऐसी कहानी है कि मान लो इन्फंडिबुलम से एम्पुला सेकेंडरी oocyte चल रहा है। अब वहां से जब वेजाइना में सीमन कलेक्ट हुआ तो स्विम होते होते स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आया और एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन या एम्पुला पे रीच कर गया। एम्पुला पे रीच करते ही सेकेंडरी oocyte ट्रांसपोर्ट हुआ है फॉलिकल वहां से, ओवरी से, और यहाँ से स्विम करके स्पर्म आया। स्पर्म जाके ज़ेन्युपोलोसिडा लेयर पे अटैक करता है। अटैक करेगा तो एक्रोजोम पढ़ा था आपने, एक्रोजोम के एंजाइम्स जो है ज़ेन्युपोलोसिडा लेयर को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे तो ज़ेन्युपोलोसिडा लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और एक्रोजोमल कंटेंट क्या है वहां पर रिएक्ट करेगा, जिसको हम एक्रोजोमल रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे ही मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी, किसकी, स्पर्म की और किसकी, ज़ेन्युपोलोसिडा लेयर की, तो एक्टिवेशन ऑफ oocyte कहते हैं इसको। एक्टिवेशन oocyte होते ही सेकेंडरी oocyte जो था, जो यहाँ पर रुका हुआ था, वो किस में चला जाएगा, अपनी मियोसिस सेकंड में चला जाएगा और ओवम प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ही ओवम प्रोड्यूस होगा तो ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस वो जाके फ्यूज हो जाएंगे, और जैसे ही फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने कहा सेकेंडरी oocyte कब ओवम प्रोड्यूस करेगा, जब स्पर्म कौन अटैक करेगा, स्पर्म अटैक करेगा। हाँ, दिख रहा है स्पर्म। तो इस केस को हम कह देते हैं प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले सेकेंडरी oocyte पर जब स्पर्म अटैक करता है तो एक्टिवेशन ऑफ oocyte करता है। क्या कह रहे हो? एक्टिवेशन दोबारा बताऊं, देखो जैसे जैसे सेकेंडरी oocyte था वो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करा, तो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करने के बाद सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ज़ेनोपोलोसिडा की लेयर है, कुछ ग्रेनुलोजा के सेल्स हैं, उनको हम कोरोना रेडिएटा कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्पर्म जाता है स्विम करता हुआ और अटैक करता है ज़ेनोपोलोसिडा लेयर पे, उस पर स्पर्म की क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही वो जाकर अटैक करता है, अटैक करने के बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा ऐसे उठ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन कॉन बोलते हैं। जैसे ऐसे उठ जाती है ना, तो वहां पर ये समझ में आता है कि अब एक्रोजोमल रिएक्शन करनी जरूरी है। एक्रोजोमल रिएक्शन का मतलब एक्रोजोम का जो कंटेंट है वो जाएगा और ज़ेनोपोलोसिडा लेयर को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे ये चीजें होती हैं, इसका मतलब होता है कि एक्टिवेशन ऑफ द oocyte हो गया, oocyte अब एक्टिवेट हो गया। इस केस में वो एक काम ये करता है कि एक तो मियोसिस सेकंड पूरी करा देता है सेकेंडरी oocyte की, कि फटाफट से भाई ओवम प्रोड्यूस करो क्योंकि स्पर्म अराइव हो गया है। दूसरी चीज वो ये कराता है कि एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है तो पॉलीस्पर्मी ना हो, तो दूसरी एंट्री ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरे रिसेप्टर्स नहीं रिसीव करेंगे किसको, स्पर्म को, या फिर रिसेप्टिकल कौन नहीं बनाएंगे, रिसेप्शन कौन नहीं बनाएंगे। बात आ रही है समझ में? एक्टिवेशन ऑफ oocyte के क्या एडवांटेज है, एक तो पॉलीस्पर्मी नहीं होगी, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte अंडरगो द meiosis सेकंड एंड फॉर्म ओवम, देन ओवम फर्टिलाइज विद द स्पर्म न्यूक्लियस एंड फॉर्म ज़ाइगोट। बात आ गई समझ में? तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है oogenesis की। अगर मैं उसका सेक्शन बनाऊं तो जो बीच का पोर्शन मेड्यूला है, इस मेड्यूला वाले पोर्शन में क्या आ रहा होगा, देखो मेड्यूला वाले पोर्शन में नर्व्स आ रही होंगी, ब्लड वेसल्स आ रहे होंगे और लिम्फ वेसल्स आ रहे होंगे, ठीक है। और कॉर्टेक्स रीजन में क्या हो रहा होगा, देखो प्राइमरी फॉलिकल पढ़ा था आपने, प्राइमरी फॉलिकल याद है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर वो कन्वर्ट हो रहा होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से वो बन रहा होगा टर्शरी, टर्शरी से वो क्या बन रहा होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्लियर है। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा ओवरी से। इस प्रोसेस को क्या कहते होगे, ओव्यूलेशन। और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक बॉडी में जिसको हम येलो बॉडी कहते हैं, और येलो बॉडी क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इज द रेजिडुअल बॉडी आफ्टर द ओव्यूलेशन बाय ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा कुचा हिस्सा है वो एक बॉडी बनाता है जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी भी बोलते हैं बिकॉज इट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, और ये अपीयरेंस में येलो कलर का होता है, क्लियर है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये प्रोजेस्टेरोन क्यों सीक्रेट करता है भाई, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जरूरी है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जरूरी है। ये पहले से प्रिपेयर करके चल रही होगी। मान लो ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte निकाल दिया गया, लेट्स सपोज ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद लीड टू प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो इम्प्लांटेशन होना है, इम्प्लांटेशन होने के बाद प्लेसेंटा बनना है, अम्बिलिकल कोर्ड डेवलप होना है, एम्ब्रॉय को डेवलप कराना है। तो उस केस में ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत जरूरी है।
कॉर्पस ल्यूटेम लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, और इसी प्रोजेस्टेरॉन से जो यूटेराइन है या फिर यूट्रस है वो डेवलप कराएगा किसको, बेबी को। क्लियर है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन का होना बहुत जरूरी है, यानी कॉर्पस ल्यूटेम का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो दूसरा केस ये बनता है, ओव्यूलेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte रिलीज किया गया है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये कॉर्पस ल्यूटेम भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद एक बॉडी बनाएगा जो कॉर्पस ल्यूटेम की भी क्या होगी, रेजिडुअल बॉडी होगी, है ना। इससे भी बचने वाली एक बॉडी बनाएगा और वो बॉडी बनेगी कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, ALBICANS, एल्बिकेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, व्हाइट होती है। क्लियर है? इस केस में तो प्रोजेस्टेरॉन उसे सीक्रेट नहीं करना लगातार, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए ही नहीं। तो ये आपको एक सेक्शन आपकी बुक में बहुत सुंदर सा बना के दे रखा है, उसमें आपको सारे के सारे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे आपको oocytes दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको फॉलिकल्स और oocytes उसमें दिखा देता हूँ, एक बार NCERT देख लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, एक बार बुक दिखाओ।